हेलो दोस्तों, मैं धनंजय गुप्ता आपका स्वागत करता हूं आज एक नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में क्लास 11th केमिस्ट्री से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नोड को लेकर कि ये नोड क्या होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए पहले कुछ समझते हैं और उसके बाद उसको हम लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर एक परमाणु की संरचना दिखाया गया है एक रफ डायग्राम से। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसका जो केंद्रीय भाग है यहाँ पे P और N लिखा गया है। मीन्स यह नाभिक का क्षेत्र है जहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। P मीन्स प्रोटॉन और N मीन्स न्यूट्रॉन। और आप जानते हैं कि नाभिक के चारों ओर का ये जो एरिया दिखाया गया है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे जो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। यदि हम ये सोचें कि किसी पॉइंट पर ये जो नाभिक के चारों ओर का भाग है यहाँ पर इस पॉइंट पर इलेक्ट्रॉन मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो इसको एग्जैक्ट हम नहीं बता सकते हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा अथवा नहीं पाया जाएगा। हम बस ये बता सकते हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता कितनी है। और यदि प्रायिकता को हम निकालना चाहें तो इसके लिए हम साई स्क्वायर का मान निकालते हैं जो कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करके प्राप्त होता है। साई स्क्वायर का मान अधिक आने पर हम कहेंगे कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के मिलने का चांस अधिक है, यानी कि प्रायिकता अधिक है। यदि साई स्क्वायर का मान कम आता है तो हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता कम है। और यदि जीरो आता है तो हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता यानी कि प्रोबेबिलिटी जीरो है। अब यदि हम बात करें कि ये साई क्या है, तो साई को हम लोग तरंग फलन कहते हैं, वेव फंक्शन कहते हैं इंग्लिश में। इसके बारे में मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। यहाँ पे आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जो वेव फंक्शन है ये दो प्रकार का होता है, जिसमें एक को हम कहेंगे त्रिज्य तरंग फलन यानी कि इंग्लिश में हम कहेंगे रेडियल वेव फंक्शन, और उसको रिप्रेजेंट करेंगे साई और ब्रैकेट में स्मॉल r लिख के। और दूसरा होता है कोणीय तरंग फलन जिसको इंग्लिश में हम कहेंगे एंगुलर वेव फंक्शन, और इसको साई थीटा से प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ पर आप देखें इस पॉइंट पर जो साई स्क्वायर का मान हम निकाल रहे हैं, ये साई स्क्वायर त्रिज्य तरंग फलन भी हो सकता है या फिर कोणीय तरंग फलन भी हो सकता है। तो जहाँ पर जो आसानी से निकल जाए उसी को लेकर हम चलते हैं। बात क्लियर है? तो अब मान लीजिए कि यहाँ पर हम लोगों ने साई स्क्वायर का मान निकाला और यहाँ पे साई स्क्वायर का मान जीरो आ गया, यानी कि इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता शून्य है। तो ऐसे भाग को जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता शून्य होती है उसे ही हम नोड कहते हैं। तो चलिए हेडिंग लगाते हैं हम नोड। अब इसके बारे में लिखते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, परमाणु नाभिक के चारों ओर के त्रिविमीय अवकाश का वह भाग जहाँ इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता शून्य होती है नोड, या फिर इसे नोडल सतह भी कहते हैं। बात क्लियर है कि नोड क्या है? अब यदि हम बात करें नोड के प्रकार की, तो नोड दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 त्रिज्य नोड जिसको इंग्लिश में हम कहेंगे रेडियल नोड, या इसको स्फेरिकल नोड या गोलीय नोड भी कहते हैं। नंबर 2 कोणीय नोड जिसको इंग्लिश में हम कहेंगे एंगुलर नोड, या फिर इसको नोडल सतह या इंग्लिश में नोडल प्लेन कहते हैं। तो चलिए इन दोनों को थोड़ा थोड़ा डिस्कस करते हैं। पहले हम बात करेंगे रेडियल नोड या स्फेरिकल नोड को लेकर। तो अभी मैंने आपको बताया कि जो प्रायिकता है वो दो प्रकार से आप निकाल सकते हैं, या तो आप त्रिज्य तरंग फलन का स्क्वायर निकाल लें या फिर कोणीय तरंग फलन का स्क्वायर निकाल लें। तो यदि नाभिक के चारों ओर के त्रिविमीय क्षेत्र के विभिन्न बिंदुओं पर विभिन्न स्थानों पर हम त्रिज्य तरंग फलन के स्क्वायर को निकालते हैं और उसका मान शून्य आता है, तो वहाँ पर जो नोड बनेगा, आप जानते हैं कि यदि तरंग फलन का वर्ग शून्य आ गया मीन्स प्रायिकता शून्य हो गई। और यहाँ पर हम कौन सा तरंग फलन निकाल रहे हैं, त्रिज्य तरंग फलन। तो इसलिए यहाँ पर जो प्रायिकता शून्य होगी इससे जो नोड बनेगा उसको हम कहेंगे त्रिज्य नोड। यानी कि हम कह सकते हैं कि नाभिक के चारों ओर की त्रिविमीय अवकाश का वह क्षेत्र जहाँ पर त्रिज्य तरंग फलन का वर्ग यानी साई स्क्वायर r का मान शून्य होता है त्रिज्य नोड कहलाता है। बात क्लियर है? त्रिज्य नोड की आकृति गोलाकार होती है, अतः इसे स्फेरिकल नोड भी कहते हैं। अगली बात इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखनी है कि त्रिज्य नोड
एस और एस उपकोष, पी उपकोष, डी उपकोष तथा एफ उपकोष सभी प्रकार के उपकोषों में पाए जा सकते हैं। और आपको ये पॉइंट स्पेशली ध्यान रखना है कि यस उपकोष में केवल त्रिज्य नोड ही पाए जाते हैं, यहाँ पर कोणीय नोड नहीं पाए जाते हैं। तो अब हम बात करें यदि त्रिज्य नोड की संरचना की, तो देखो यहाँ पर हमने 3s उपकोष को लिया है और यहाँ पर हमने विभिन्न बिंदुओं पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता निकाली। हमने देखा कि न्यूक्लियस के आसपास का जो ये भाग है जहाँ पर ये पॉइंट्स लगाए गए हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता काफ़ी अधिक है। कैसे हमने निकाला? तो यहाँ पर हमने त्रिज्य तरंग फलन के वर्ग का मान निकाला और इन सभी पॉइंट्स पर त्रिज्य तरंग फलन के वर्ग का मान काफ़ी अधिक था, लगभग 90% था। बात क्लियर है? जब हम ऐसा डायग्राम बनाते हैं तो जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता ज़्यादा होती है वहाँ पर हम ऐसे घने बिंदु लगाते हैं, ऐसे डॉट को डेंसिटी को ज़्यादा रखते हैं, जिससे हम ये प्रदर्शित करते हैं कि इस एरिया में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता काफ़ी अधिक है। फिर हमने देखा कि कुछ ऐसा भी भाग है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता 0 है। तो देखो ये भाग, और यही भाग कहलाएगा नोड। अभी मैंने बताया कि नोड होता क्या है, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता 0 होती है, नोड कहलाता है। तो परमाणु का यह भाग, या हम कह सकते 3s उपकोष का यह भाग जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता 0 है, ये कहलाएगा नोड। जब भी त्रिज्य तरंग फलन का वर्ग हम निकालते हैं तो हम देखते हैं कि जो भाग मिलता है, जो नोड मिलता है, उसका आकार गोल होता है, जैसे यहाँ पर दिखाया गया है। इसीलिए त्रिज्य तरंग फलन को हम लोग गोली नोड या स्फेरिकल नोड भी कहते हैं। उम्मीद है बात आपको क्लियर हो गई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 नोड है। यहाँ पर एक ये भाग है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता 0 है, और दूसरा ये भाग है। मैंने बताया आपको कि नोड पे हम पॉइंट नहीं लगाते हैं, क्योंकि जितने ज़्यादा पॉइंट लगाएंगे उसका अर्थ होता है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता उतनी अधिक है। तो यदि इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता 0 हो तो वहाँ पर कोई डॉट नहीं आप बनाएंगे, ऐसे खाली छोड़ देंगे, जिससे आसानी से आप इस फिगर को देख के समझ सकते हैं कि कहाँ पर नोड स्थित है। उम्मीद है बात आपको क्लियर हो गई है। अब यदि हम लोग पी उपकोष की बात करें तो पी उपकोष में आप देखें कि ये डंबल की आकृति का है, और यहाँ पर आपको एक भाग दिख रहा है और साथ में यहाँ पर भी दिख रहा है जहाँ पे हमने पॉइंट नहीं लगाए हैं, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता 0 है। और यदि इस भाग को हम देखें तो इस भाग से एक सर्किल बन रहा है, तो यहाँ पर ये स्फीयर बन रहा है, इसलिए हम इसको स्फेरिकल नोड कहेंगे। और स्फेरिकल नोड को ही हम लोग त्रिज्य नोड कहते हैं, क्योंकि त्रिज्य नोड का आकार या आकृति जो होती है हमेशा गोले ही देखने को मिलती है, इसलिए त्रिज्य नोड को स्फेरिकल नोड भी हम कहते हैं। उम्मीद है बात आपको क्लियर हो गई। यहाँ पर आपको एक एक्स्ट्रा नोड दिखेगा जो यहाँ पर नाभिक से होकर जाते हुए एक सतह के रूप में दिखेगा, इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे और इसी को हम लोग कोणीय नोड कहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो सतह है, इसको थोड़ा अच्छे से डायग्राम में मैंने दिखाने की कोशिश की है। तो आप देखें कि ये लोब है पी ऑर्बिटल के, और यहाँ पर एक सतह है जिसको हम कहेंगे कि यह सतह, आप जानते हैं जो प्लेन होता है वो 2 डायमेंशनल होता है। तो ये जो प्लेन है वाई और जेड एक्सिस पर है, तो इसको हम कहेंगे नोडल प्लेन, या इसी को हम कहते हैं एंगुलर नोड, जिसके बारे में अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। जिसको यहाँ पर मैंने इस फिगर से दिखाया है, इसको थोड़ा क्लियर करके मैंने यहाँ पर दिखाया है आपको नोडल प्लेन को। तो चलिए हेडिंग लगाते हैं कोणीय नोड, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एंगुलर नोड, या इसको नोडल प्लेन भी कहते हैं, हिंदी में कहेंगे नोडल सतह। तो ये क्या होता है? तो नाभिक के चारों ओर के त्रिविमीय अवकाश का वह क्षेत्र जहाँ पे कोणीय तरंग फलन यानी साई स्क्वायर थीटा का मान 0 होता है, कोणीय नोड कहलाता है। कोणीय नोड की आकृति सतह के समान यानी प्लेनर होती है, जो नाभिक से होकर गुजरती है, अतः इसे नोडल सतह भी या नोडल प्लेन भी कहते हैं। कोणीय नोड पी उपकोष में, डी उपकोष में और एफ उपकोष में पाए जा सकते हैं, लेकिन कोणीय नोड एस उपकोष में नहीं पाए जाते हैं। एस उपकोष में केवल त्रिज्य नोड ही पाए जाते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करेंगे कि कोणीय नोड कैसा दिखेगा। तो आप देखें यहाँ पर पी एक्स, पी वाई, पी जेड ऑर्बिटल दिखाए गए हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं 2 लोब हैं। ये जो लोब हैं वो ऐसे भाग हैं जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता बहुत अधिक है।
आप देख रहे हैं दोनों के बीच में एक यहाँ पर प्लेन बन पा रहा है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता 0 है और यह प्लेन नाभिक से होकर गुजर रहा है, तो इसको हम कहेंगे नोडल प्लेन या यही कहलाएगा एंगुलर नोड यानी कोणीय नोड। ऐसे ही आप डी ऑर्बिटल में भी देख सकते हैं। तो देखें यहाँ पर आपको नोडल प्लेन दिखाए गए हैं, लोब के बीच बीच में ऐसे 2 प्लेन बन रहे हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता 0 है। इसी प्लेन को हम नोडल प्लेन कहते हैं या फिर हम इसको कोणीय नोड भी कह सकते हैं। तो दोस्तों अब हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट पर चर्चा करेंगे। अब हम ये देखेंगे कि नोडों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, इसके लिए फार्मूले क्या होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि त्रिज्य नोड की संख्या बराबर होती है n-l-1। ये फार्मूला बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और दूसरे प्रकार का नोड जो कोणीय नोड है, इसकी संख्या को हम लिखते हैं l। तो कोणीय नोडों की संख्या इक्वल टू l। यदि नोड की कुल संख्या निकालें तो हम क्या करेंगे, त्रिज्य नोडों की संख्या और कोणीय नोडों की संख्या को जोड़ देंगे। तो त्रिज्य नोडों की संख्या के स्थान पे हम लिख सकते हैं n-l-1 और कोणीय नोडों की संख्या होती है l के बराबर। ये वाला प्लस यहाँ पे लगा दिया गया है। तो देखो यहाँ पे एक -l हो गया, एक +l हो गया, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यानी कि कुल नोडों की संख्या जो होगी वो n-1 के बराबर होगी। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि n क्या है और l क्या है। तो n यहाँ पर मुख्य क्वांटम संख्या होती है और l होती है द्विगंशी यानी एजीमुथल क्वांटम नंबर। n का मान आप जानते हैं कि कोस के बराबर होता है और l का मान s के लिए 0 होता है, p के लिए 1 होता है, d के लिए 2 होता है और f के लिए 3 होता है। इसको मैं क्वेश्चन से आपको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि 3s उपकोष में त्रिज्य तथा कोणीय नोडों की संख्या क्या होगी। तो सबसे पहले तो आप फार्मूला ध्यान रखें कि त्रिज्य नोड की संख्या बराबर होती है n-l-1। अब क्वेश्चन है कि यहाँ पर n की वैल्यू क्या होगी और l की वैल्यू क्या होगी। तो देखो आपको कहा गया है 3s उपकोष, तो जो ये आगे संख्या लिखी गई है यही कोष को बताती है और कोष जो है मुख्य क्वांटम संख्या को बताता है। यानी कि ये जो 3 लिखा गया है ये कोष है और कोष ही मुख्य क्वांटम संख्या यानी कि n को प्रदर्शित करती है, यानी कि यहाँ पर n का मान 3 हो जाएगा। अब l का मान कैसे निकलेगा, तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि जो s है ये उपकोष है और उपकोष को प्रदर्शित करने वाली क्वांटम संख्या को द्विगंशी क्वांटम संख्या कहते हैं और इसका सिंबल l होता है। और आपको ध्यान रखना है कि s के लिए l का मान 0, p के लिए 1 और d के लिए 2 और f के लिए 3 होता है। तो यहाँ पर जो 3s उपकोष की बात कर रहे हैं यहाँ पर n का मान हो जाएगा 3, क्योंकि तीसरे कोष की बात हो रही है। l मीन्स s उपकोष की बात हो रही है तो l का मान 0। तो n का मान 3 हो गया, l का मान 0 हो गया। उम्मीद है बात आपको क्लियर हो गई है। तो अब चलिए हम निकालते हैं त्रिज्य नोडों की संख्या। फार्मूला है n-l-1। यहाँ पे मान को रख देंगे, n का मान 3 है, l का मान 0 है और ये -1 फार्मूले में था। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 3 - 1 = 2, यानी त्रिज्य नोडों की संख्या हो गई 2। अब हम निकालेंगे कोणीय नोड की संख्या। तो कोणीय नोड की संख्या का फार्मूला होता है कोणीय नोड की संख्या बराबर l, और यहाँ पर 3s के लिए l का मान 0 है, इसलिए कोणीय नोड की संख्या हो जाएगी 0। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है। चलिए एक और भी क्वेश्चन लगाते हैं। यदि आपसे कहा जाए कि 4f उपकोष में त्रिज्य नोड, कोणीय नोड और कुल नोडों की संख्या क्या होगी, तो कैसे लगाएंगे। तो सबसे पहले आपको देखना है कि यहाँ पे 4p की बात हो रही है। आप जानते हैं यहाँ पे जो 4 है ये कोष को बताता है और यही मुख्य क्वांटम संख्या का मान बन जाएगा। और दूसरी बात आप जानते हैं p जो है उपकोष को बताता है और इसी से हम l का मान निकालेंगे। इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि s जब रहे तो l का मान 0 लिया जाता है, p रहे तो 1 लिया जाता है, d रहे तो 2 और f रहे तो 3। तो यहाँ पर p की बात हो रही है तो l का मान 1 लेंगे, यानी n का मान 4 होगा और l का मान 1 लेना होगा। अब फार्मूले लगा लेते हैं। तो त्रिज्य नोड की संख्या n-l-1, n का मान है 4, n का मान है 4, l का मान है 1 और ये -1 तो फार्मूले वाला। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 4 - 2 = 2, यानी त्रिज्य नोडों की संख्या हो जाएगी 2।
अब यदि बात करें कोणीय नोड की संख्या तो इसके लिए फार्मूला होता है L, और L का मान यहाँ पर 1 है, इसलिए कोणीय नोड की संख्या यहाँ पर हो जाएगी 1। उम्मीद है बात आपको क्लियर हो गई है। यदि कुल नोडों की संख्या निकालें तो इसके लिए फार्मूला होता है n-1, और n का मान यहाँ पर 4 है, तो 4 - 1 = 3, यानी कि नोडों की कुल संख्या हो जाएगी 3। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। नोड का पूरा कॉन्सेप्ट मैंने इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की है। अब तक की यूट्यूब की सबसे बेहतरीन वीडियो मैंने दी है आपको। आप इसको देख के नोड के पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। आज की ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नए कंटेंट के साथ। थैंक यू।